बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई के हामियों से दरखास्त है आयशा गुललाई की बहन को निशाना ना बनाएं। उनकी नाअहली और उनके खिलाफ फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो करना जानती है वो कहीं कर रही है। इस मामले पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, बताइएगा, बिलाखिर इमरान खान ने चुप का रोजा तोड़ ही दिया। क्या सोचा जा रहा है पीटीआई में आयशा गुललाई के इल्जाम से मुतल्लिक? काफी 2-3 दिन से ये आयशा गुलाले के हवाले से जो इमरान खान पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इमरान खान इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आखिरकार उन्होंने जो समाजी वेबसाइट पे एक अपने पैगाम ट्विटर के ऊपर कहा है कि मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये पैगाम देता हूँ कि वो आयशा गुलाले की बहन मारिया तुरपकई पर जो फौरी तनकीद करना तर्क कर दें और मारिया को किसी भी तौर पर टारगेट का निशाना ना बनाया जाए, ये उन्होंने कहा। और क्योंकि मारिया तुरपकई पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो और सोशल मीडिया पर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, उन्होंने शदीद तनकीद का उनको निशाना बनाया है और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उनके कपड़ों के हवाले से, उनके जो खेल के वो स्क्वाश की प्लेयर है उसके हवाले से काफी तनकीद आ रही थी। फाइनली इमरान खान ने तमाम वर्कर्स को रोक दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी मारिया तुरपकई के ऊपर जो है वो तनकीद ना करें और किसी भी सूरत उनको टारगेट का निशाना ना बनाया जाए। जी सही। अयाज अकबर यूसुफजई आप अपडेट कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी बताते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उनकी नाअहली और उनके खिलाफ फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस बात का यकीन रखें कि पीटीआई जवाब में ऐसी पेशकश नहीं करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया अपने पैगाम में। इसी से मुतल्लिक मजीद तफसीलात लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब। महमूद जान बाबर साहब, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इससे मुतल्लिक कोई सरगर्मियां जारी हैं क्या? जी देखिए, ऐसा इस वक्त तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तक किसी ने शिकायत भी नहीं की, यहाँ तक कि पीटीआई के किसी रुकन ने भी इस हवाले से अभी तक जुबान नहीं खोली कि उसे किसी ने इस किस्म की ऑफर की है। ये ऊपर से ये बात आई है, अंदरूनी तौर पर तो यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद यहाँ पे उसको किसी बात की फिक्र है। यहाँ पे बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसके अपने अरकान में थोड़ी सी हलचल है। हलचल इस हवाले से है कि उसके कुछ वज़रा जो हैं, अहम तरीन वज़रा जो कि इमरान खान के भी काफी करीब हैं, वो खुद अपने वज़ीर आला से नाराज हैं। खुद इनके 3-4 वो लोग जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे, जो कि अपनी हुकूमत के सामने आ चुके थे, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी कोशिश होती है तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी शायद वोट दें, जिसमें ज़ियाउल्लाह अफरीदी हैं, इनके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के कुर्बान अली हैं और कुछ और लोग भी हैं। खुद अंदरूनी तौर पे यहाँ पे मुश्किलात हैं क्योंकि इनको एक ही जमात की इस वक्त इनके साथ इत्तेहाद है जो कि जमात इस्लामी है, लेकिन जमात इस्लामी भी बैंक ऑफ खैबर के मामले पे इनसे नाराज है। तो जो इनका मैंडेट है वो इस वक्त जो इनके अरकान हैं, इनको 63 अरकान चाहिए हैं। इनके पास कुल तादाद 70 है, लेकिन उस 70 में 7 अरकान जो हैं वो इनके जमात इस्लामी के हैं। तो अगर जमात इस्लामी नाराज होती है इनसे तो फिर इनके पास बिल्कुल सादा अक्सरियत रह जाती है और फिर इनके अपने अरकान भी नाराज हैं इनसे। तो खुद अपनी पोजीशन काफी कमजोर नजर आ रही है। यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ पर हमारी इतला ये है कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो खुद मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां जैसे कि पीपल्स पार्टी है उसके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी इनके करीब तकरीबन आ चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों ने हमें बताया है कि जब इमरान खान ने अपनी आखिरी तकरीर में साबिक सदर जरदारी के बारे में कहा कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी उनसे दूर चली गई है। तो हालात ऐसे नहीं लग रहे कि कोई बाहर से कोशिश हो रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पे तहरीक इंसाफ जो है उसको काफी मुश्किलात का सामना है। जी, काफ़ी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जबकि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर मामले पर आपने अपडेट किया ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौमुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक्टिविटी के हवाले से। और मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए डूंगा गली मरी उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। इससे पहले नौमुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी भी दी। मनासिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले नौमुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए डूंगा गली मरी में उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। और मनासिर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बताते चलें कि मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मसरूफियात से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहाँ पर आज उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वो डूंगा गली मरी में उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। कल से जारी था वफाकी काबीना का मुशावरती इजलास, जिसमें वफाकी काबीना के नामों को किन किन रहनुमा को कौन से कलमदान दिए जाने थे, इस पर मुशावरत जारी थी। और कल से सभी रहनुमा मुस्लिम लीग की आला क़यादत मरी में मौजूद है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जब से वज़ीर आज़म हाउस से गए हैं मरी में ही मौजूद हैं। शहबाज शरीफ से मिलने अब पहुँच गए हैं नौमुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी उनकी रिहाइशगाह पर। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से, जो कि मरी में मौजूद हैं। अहमद सुबहान बताएगा क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म की मरी में? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं डूंगा गली में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर। और यहाँ पर अब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पहुँच चुके हैं। मुलाकात शुरू हो गई है। हमें बताया जा रहा है कि आज भी जो कल का मुशावरती इजलास था, जिसमें वफाकी काबीना के मुंतखब किए जाने के ऊपर बात होती रही, किस वज़ीर को किस MNA को कौन सी वजारत देनी है, कौन से नए चेहरे आएंगे, तादाद क्या होगी, इसके ऊपर कल बात होती रही, जबकि फ़ैसला नहीं हो पाया था। और आज फिर से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब मुलाकात में कुछ फैसले होने के बाद इधर ही पहुँचेंगे बाकी भी जो काबीना के अफराद हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और इन्हीं के साथ साथ दीगर भी जितने भी नून लीग की जो आला क़यादत है वो यहाँ पर ही आज भी जमा होंगे। दोपहर में 3 बजे के करीब का वक्त रखा गया है इस मुलाकात के लिए। और यहाँ पर आज दोबारा से फैसला होगा, मुशावरत की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि आज हतमी ऐलान किया जाएगा काबीना के बनाने के लिए। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात में जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उन्हीं के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी उनकी हतमी राय ली जाएगी। वो भी यहाँ से बिल्कुल करीब ही अपनी रिहाइशगाह पर पिछले 3 दिन से मौजूद हैं चांगला गली में। और जिस तरह से कल भी गवर्नमेंट हाउस मरी में यहाँ पर एक काफ़ी तवील तकरीबन 5 से 6 घंटे का इजलास हुआ था, तो आज भी अभी ही ये क्योंकि मुलाकात शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि आज भी के जो ये मुलाकात का जो सिलसिला है तकरीबन 4-5 घंटे तक तवील हो सकता है, क्योंकि अभी इब्तदाई मुलाकात शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की है, जबकि इनके जो डिसीजंस होंगे उनके मुताबिक उसको इतला दी जाएगी जो बाकी के काबीना के अफराद होंगे उनसे। और इसी के साथ साथ नए जो नाम हैं उनके ऊपर भी आज यहाँ पर मुलाकात होगी। जी, वफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए आज फिर सर जोड़कर बैठे हैं और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह डूंगा गली पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। और अब बात $1 मिलियन सवाल की। नई वफाकी काबीना में किसको मिलेगा कौन सा कलमदान? नई काबीना में 5 नए वज़रा शामिल किए जाने का है इम्कान। ज्यादातर वज़रा जनूबी पंजाब और छोटे सूबों से लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ नए वज़रा की फहरिस्त तैयार करेंगे। काबीना की हल्फ बर्दारी कल होने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा एजाज सैयद से। एजाज बताइएगा क्या पता चला है इससे मुतल्लिक? जी बिल्कुल, जिस तरह कि हमने पहले रिपोर्ट किया था कि आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आला पंजाब से मिलेंगे और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ये दोनों जो शख्सियात हैं ये अब मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात का जो बुनियादी एजेंडा है या वाहिद एजेंडा यही है कि काबीना में जो नवाज शरीफ साहब की जो काबीना थी उसके तमाम वज़रात तो शामिल होंगे, लेकिन जिन नए नामों को शामिल करना है वो नए नाम कौन कौन से होंगे इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं ये दोनों साहिबान। और जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने इनको हिदायत कर रखी है कि ज्यादातर जो नाम है वो जनूबी पंजाब से लिए जाएं, क्योंकि नून लीग अब आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि जनूबी पंजाब को भी काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, ताकि आइंदा जो इंतखाबात हों
तो उस पर असर डाला जा सके मुस्लिम लीग नून के हक में। तो अभी वजीर आजम वहां पर पहुंच चुके हैं और ये मुशावरत का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जी सही, आपने अपडेट किया कि नई वफाकी काबीना में किसको मिलेगा कौन सा कलमदान। इसके हवाले से शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नए वज़रा की फहरिस्त तैयार करेंगे। काबीना की हलबर्दारी कल होने का इम्कान है। एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। जराये का बताना है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत शहबाज शरीफ को दिए जाने का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के रहबर या बानी रहनुमा बनकर पार्टी की क़यादत करेंगे। गुज़श्ता रोज पार्टी इजलास में नवाज शरीफ ने पुराने दिन भी याद किए और कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, गौस अली शाह और राना मकबूल ने उनके साथ कड़े दिन गुजारे। अपने कड़े दिनों को याद करके उन्होंने कहा कि वो साथियों का दिया हुआ वक्त भूल नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत शहबाज शरीफ को दिए जाने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल शख्स ने पार्टी मीटिंग की सदारत की। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। पीपल्स पार्टी बेनजीर शहीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उनके बाद 2002 में पीपी पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर्ड कराना पड़ी थी। बाबर आवान ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि नाअहल वजीर आजम की वजह से उनकी जमात भी मुकम्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के लिए खुसूसी रियायत क्यों दी? इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों को भी मौका दे। पनामा से तवज्जो हटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 और 2 हुई। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चले हुए कारतूसों ने की। नून लीग दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर ईमान ले आई। पाकिस्तान के सारे वकला एक पेज पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया निगरान जज मुकर्रर करना आइन के खिलाफ है। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो। सुप्रीम कोर्ट को ताला नहीं लगेगा, इदारे काम करते रहेंगे। जिस दिन से नवाज शरीफ नाअहल वजीर आज़म का सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हुए, उस दिन से आज तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। मरी में वजारतों की बोलियां लगी हुई हैं कल से। जो शख्स अहल नहीं होगा वो पार्टी हेड नहीं कर सकता। अगर पार्टी और पार्लिमानी पार्टी और एग्जीक्यूटिव कमेटी नवाज शरीफ साहब ने हेड की वो नाअहल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसले किए गए वो आइन और कानून की नज़र में कालादम है। इस वक्त जो नाअहल वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी वजह से पार्टी भी मुकम्मल नहीं है। इन 2 इजलासों के बाद जो मरी में इस वक्त अली बाबा और 40 चोर दूसरा दिन है पाकिस्तान का चोरी का माल बांटने के लिए बैठे हुए हैं कि अब किस चोर को फ़ायदा देना है, कौन सा चोर आएगा, कौन सा चोर पीछे रहेगा, कौन सा चोर ख़जाने पे बैठेगा। तो जनाब इस तरह का फैसला आया तो वो भी आइनी और कानूनी तौर पे मुकम्मल नहीं होगा। एक बार फिर बात करते हैं आयशा गुललई के इल्जामात की। तो आयशा गुललई के इल्जामात के बाद सियासी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं इमरान खान पर लगे इल्जामात संगीन हैं। इमरान खान की खामोशी तशवीशनाक है। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए वरना इमरान खान पर लगे दाग नहीं धुलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़फ़रुल्लाह खान का कहना है कि आयशा गुललई के इल्जामात की तहकीकात पार्लिमानी कमेटियों के जरिए करा ली जाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने आयशा गुललई को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। जमात इस्लामी की रुकन कौमी असम्बली आयशा सैयद ने आयशा गुललई से उनके घर जाकर मुलाकात की है। आयशा गुललई का कहना था कि आयशा सैयद ने उन्हें जमात इस्लामी में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी है। तमाम ऑप्शंस खुले हैं। मुस्तकबिल का लाहे अमल जल्द सामने लाएंगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आयशा गुललई का कहना था कि नवाज शरीफ उनके लिए बाइज्जत और मोहतरम शख्सियत हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमरान खान नाअहली केस की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी है। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर यह समाअत जारी है और हनीफ अब्बासी के वकील शेख अकरम दलाइल दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफजई से। ओवैस यूसुफजई, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जज साहिबान की जानिब से और दलाइल क्या पेश किए गए हैं हनीफ अब्बासी के वकील की जानिब से?
जी बिल्कुल, इमरान खान की नाराजगी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है और हनीफ अब्बासी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील अकरम शेख दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने अब तक जो दलाइल दिए हैं उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ममनुआ फंडिंग की स्क्रूटनी के लिए मामला बेशक इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए या किसी और इंक्वायरी कमीशन को, मगर गैर मशरूत तौर पर भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने पार्टी फंड का बड़ा जरिया अतियात बताया है और सिर्फ 2013 में 40 करोड़ रुपए के उन्हें फंड मिले। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप फीस बहुत कम है, कानूनी होगा कि रकम कहां से आ रही है, अकाउंट्स की दुरुस्त तफसीलात देना बहुत जरूरी है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के तैयार करदा फॉर्म से कंफ्यूजन पैदा हुई है। मुकामी और बैरून मुल्क फंड्स के लिए अलग कालम होना चाहिए था। अलग कालम होने से गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का पता लगाने में आसानी होगी। जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया कि क्या हनीफ अब्बासी की पार्टी भी अकाउंट की तफसीलात ऐसे ही मुरतब करती है जैसे पीटीआई से चाहती है, जिस पर अकरम शेख ने जवाब दिया कि मुस्लिम लीग नून ममनुआ फंड नहीं लेती। इलेक्शन कमीशन के वकील इस मौके पर जो कमरा अदालत में मौजूद थे उन्होंने भी अदालत की मुआवनत की और बताया कि तमाम सियासी जमातों ने ममनुआ फंडिंग पर एक ही जैसा मौक़िफ़ अपनाया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक मौका पर इस्तफसार किया कि ठीक, अवैस यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे आज की समात से मुतल्लिक, और ये समात अभी भी जारी हैं। अकरम शेख दलाइल जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और अब सूरत हाल बताएंगे आपको चारसदा की तहसील शबकदर की, जहां पर बारिश का पानी जमा होने से शबकदर ग्रिड स्टेशन 3 दिन से बंद है। इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि बिजली बंद होने से घरों में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। ये शिकायत की गई है अहले इलाका की जानिब से। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफानुल्लाह। जी, जिला चारसदा की तहसील शबकदर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शबकदर बाजार के बाद मुकामात समेत ईबी देहात खुसूसन गाजियाबाद और मटा रोड पर वाक़या मोरान कुरना में सैलाबी पानी अब भी मौजूद है। गाजियाबाद मोहल्ला के लोग सैलाब के बाइस महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब शबकदर ग्रे स्टेशन में अब भी काफी मिकदार में सैलाबी पानी मौजूद है, जिसके बाद शबकदर के तमाम इलाकों पर बिजली की सप्लाई आज तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। बिजली बंदिश के बाद शबकदर के तमाम इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि कारोबारी हलकों समेत आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी ग्रे स्टेशन इंतजामिया का कहना है कि जब तक शबकदर ग्रे स्टेशन से मुकम्मल तौर पर पानी का इखराज नहीं होता तब तक बिजली बहाल करना नामुमकिन है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से खबर। आपको बताएं कि बड़े सगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उन्हें जिस्म में पानी की कमी की शिकायत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 94 साल के दिलीप कुमार को डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में तीमारदारी के लिए अहलिया सायरा बानो भी उनके साथ हैं। दिलीप कुमार गुज़श्ता 2 दिन से बुखार में भी मुब्तला थे। आपको खबर दें कि रिहायशी प्लॉट्स, गैर कानूनी पोर्शन और कंसीर मंजिला इमारतों के खिलाफ 15 रोजा ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने दावा किया है कि अब शहर में जिम्मेदार अफसरान रहेंगे या गैर कानूनी तामीरात। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान सादत खान। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर अंधाधुंध पोर्शंस, फ्लैट्स और कसीर मंजिला इमारतें बनाने वाले हो जाएं होशियार। डीजी SBCA का दावा है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ 15 रोजा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कराची अब मजीद मसाइल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। रिहायशी प्लॉट्स पर पोर्शंस और यूनिट्स के खात्मे का वक्त आ गया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस माफिया को इबरत की मिसाल बना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 80, 120 और 240 गज के प्लॉट्स पर पोर्शंस और फ्लैट समेत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे और सरपरस्ती करने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 रोजा ऑपरेशन शहर के तमाम टाउन्स में किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त बन गई है, जिस पर मरहलावार कार्रवाई की जानी है। दूसरी जानिब शहरी हलकों ने ऑपरेशन की कामयाबी पर शुकूक जाहिर किए हैं। उनका कहना है कि शहर में जिन तामीरात के नक्शे बाकायदा मंजूर किए गए और जहां अब हजारों शहरी रिहाइश पजीर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी। सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़े कई सवालात उठाए हैं। कैसे शहर में इस बड़ी तादाद में गैर कानूनी तामीरात हो गई, कैसे उन्हें पानी, बिजली और गैस की सहूलियात मुयस्सर आ गई। इस पर हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से बात करते हैं। अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पे जो पोर्शन है गैर कानूनी तामीरात है उसके खिलाफ एक्शन होगा। 15 रोज़ा मुहिम का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोर्शन कैसे बने, गुज़िश्ता 10 बरसों में इंतहाई तेज़ी से कराची में ये पोर्शन बने गए और आपको दिखाएं कि जैसे कि हम गुलशन के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर जो पोर्शन बने हैं तो यानी ज़मीन पहले यहाँ पर बिकी थी, उसके बाद जो है 120 गज का मकान है उस पर 2-2 पोर्शन बना के तकरीबन ग्राउंड +2 से भी ज़्यादा फ्लोर बनाए गए और उसको फ़रोख्त किया गया। अब यहाँ पे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनओसी कैसे दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ही एनओसी ली गई और इन जो ये घर बने हुए हैं वहाँ पे जो है पानी के कनेक्शन भी मिले, इसके साथ साथ बिजली के कनेक्शन मिले और गैस के कनेक्शन भी यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पे जो सब लीज थी उसको गैर कानूनी करार दिया गया। ये यहाँ पे तकरीबन कराची में सालाना 500 नक्शे पास हो रहे थे, जिसमें से 80% जो है ये पोर्शन और इन सब के नक्शे पास हुए। कैसे पास हुए, यानी कि रेसिडेंशियल था उसको कमर्शियल कैसे बनाया गया, एक बड़ा सवाल है। मुतल्लिका इदारे जो उनके अफसरान इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ क्या होगा, ये भी एक सवाल है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो ब्लैक इकोनॉमी है यानी काला धन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में लगा है और पाकिस्तान में तकरीबन 5000 अरब से ज़्यादा रकम जो है इस जाली काम में लगी हुई है। जी, माह आज़ादी की बात हो जाए तो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी 70वें यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचमों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में सब हलाली परचमों की बहार है। स्टॉल सज गए हैं जिन पर नित नए डिजाइन की बैजेस और मुख्तलिफ साइज के कौमी परचम सजे हैं। शहरी भरपूर जोश और जज्बे से अपना यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। 14 अगस्त हम लोग इस तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम लोग कपड़े लेते हैं 14 अगस्त के लिए, ज्वेलरी लेते हैं और बहुत जोशो खरोश से हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। 14 अगस्त तो बच्चों का ही होता है, हमारा होता है, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं तो अपने दिल में रख रहे होते हैं। अपनी खुशी हम बच्चों के जरिए निकालते हैं। तो बच्चों के लिए बैंड्स, बैंगल्स बेटी के लिए लेती हूँ, बेटा फ्लैग्स लेता है। यौम आज़ादी की मुनासबत से कौमी परचम के रंगों से सजी टी शर्ट्स, कैप्स और दीगर चीज़ें लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। ज़्यादातर खरीदारी इसकी होती है, खुले की लोग बहुत आते हैं ये खुला लेने और बैज लेने आते हैं। छोटे कपड़ों का शर्ट्स का भी ज़्यादा भी होते हैं, ट्राउज़र भी ज़्यादा चलते हैं। शहरियों का कहना है पाकिस्तान खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा है। हमें अपने वतन से बेहद प्यार है जिसका इजहार हम अपने घरों को कौमी परचमों से सजा के करेंगे। जोशीले पाकिस्तानियों के आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग। आप कैसे मना रहे हैं आज़ादी का जश्न? हमसे शेयर करें अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर। जियो न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पर। अब कुछ स्पोर्ट्स की बात हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न का वक्त खत्म हो गया। अब आगे देखना है, हमारा हदफ T20 और वनडे में नंबर 1 बनना है। मिकी आर्थर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि दोबारा काम शुरू किया जाए। 22 अगस्त से कैंप शुरू होगा और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान बताएगा मजीद क्या कहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने। जी मुबशर, आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो दस्तियाब खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिसमें 7 खिलाड़ी हैं, उनका एक मुख्तसर दौरानिये का कैंप लगाया गया था। उसका आज आखिरी रोज था और इस मौके पर मिकी आर्थर ने मीडिया से बात की है और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान की जीत थी और लेकिन अब वो जश्न मनाने का वक्त गुजर चुका है। अब काम करने का वक्त है और तमाम खिलाड़ियों को भरपूर मेहनत करना होगी और फिटनेस का जो मियार बनाया गया है उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। 22 अगस्त से जो कैंप लगाने का फैसला किया गया उसमें वही खिलाड़ी शामिल होंगे जो उस फिटनेस मियार का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने एक मुख्तस किया हुआ है उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। उमर अकमल के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उमर अकमल फिटनेस टेस्ट जो हुआ था उसमें फेल हुए थे। अब उन पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्द अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं और टीम में वापस आ सकते हैं। मिसबाह और यूनुस खान के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान टीम अच्छे ट्रैक पर है, मुस्तकबिल से वो बड़े पुरुम्मीद हैं। बाबर आजम और जश्न का वक्त खत्म हो गया, वक्त आ गया है कि दोबारा काम शुरू किया जाए। सुहेल इमरान आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।